आपका रिलेशन कैसा था? देखिए, उनकी तरफ से तो मैं उनका भाई था, है ना, छोटे भाई के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए उन्होंने वैसा किया। लेकिन मेरी तरफ से, चूंकि मैं उनसे 24 साल छोटा हूँ, है ना, उनके संबोधि प्राप्ति के 3 साल बाद तो मेरा जन्म हुआ है, तो मैंने उनको जिस रूप में देखा है, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये मेरे बड़े भाई हैं, है ना। मुझे लगता था ये कोई बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, है ना। हम जैसे सामान्य अन्य लोगों को जानते हैं, ये वैसे नहीं हैं। अब कोई शब्द नहीं था उस समय कहने को कि क्या है, पर ये पता था कि ही बिलोंग्स टू सम अदर वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया के इंसान ये नहीं है, है ना। उनके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना प्यार सबके प्रति, और बातें इतनी बुद्धिपूर्ण, लेकिन व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी कठोर हृदय का हो जाता है, अशोक शांत बिल्कुल उल्टा था, है ना। वो जब प्रवचन दे रहे हैं मंच पे, बस वहीं तक वो एक उनका रूप है। उसके अलावा जिंदगी में वो इतने प्रेमपूर्ण, है ना, हंसी मजाक करने वाले, चुटकुला सुनाने वाले, है ना। नहीं, कभी नहीं। हमें सब बहुत लाइट माहौल क्रिएट कर देना। खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में भी कुछ हंसी मजाक की बात हो रही है, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई किस्सा सुना रहे हैं, वो कहीं का कि ऐसा ऐसा हुआ। कि मित्रगण आ गए मिलने, तो उनके साथ जो बात हो रही है, तो एक तरफ से सीरियस भी है, जीवन की समस्याओं से डील कर रही है, और दूसरी तरफ से हंसी मजाक पूर्ण भी है। गंभीरता उसमें नहीं है, मतलब गहन है लेकिन गंभीर नहीं है। तो ये एक नई कॉम्बिनेशन उनमें हमने देखी, है ना। और जिस प्रकार से किसी समस्या का वो समाधान करते हैं, वो जब भी वो घर आते थे, सब 8-10 साल का हो गया तब तक, वो 35-36 साल के हो चुके, विश्वविख्यात हो चुके, उनकी 50 किताब छप चुकी, कई किताबें गुजराती मराठी में ट्रांसलेट हो चुकी, पंजाबी में ट्रांसलेट हो गई, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना शुरू हो चुका था। साल में 3-4 बार वो घर आते थे, है ना। तो वो घर आए नहीं कि बस भीड़ भी आ गई लोगों की, मिलने वालों की, फिर उनके साथ जो बातचीत हो रही, तो हम तो छोटे बच्चे, हम बैठ के सुन रहे हैं, तो अपने को बहुत गहन बात तो समझ में नहीं आती, है ना। लेकिन कोई हंसी मजाक की बात या कोई कहानी, वो उतनी पकड़ में आती थी, कोई चुटकुला पकड़ में आता था। जब मैं 7 साल का था, तब जबलपुर में पहली बार एक शिविर ओशो ने आयोजित किया था। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। खूब हरा भरा वहाँ सब कुछ है, शहर से काफ़ी दूर है वो। तो वहाँ पर शिविर का आयोजन था, वो पहला शिविर था। उसमें निकट के ही लोग आए थे उस समय लोग, तो जबलपुर के कुछ लोग थे, कुछ नाते रिश्तेदार थे। तो संयोग से मेरे सेकंड ब्रदर जो थे ओशो से छोटे वाले, वो भी उसमें जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि चलोगे क्या, तो खुशी खुशी हम चले गए। अब जानते तो नहीं क्या होगा, शिविर कैसा होता है, पहला ही शिविर था, है ना। तो मैं 7 साल 8 साल का, 1962 की बात है ये, है ना, 7 साल का रहा। सुबह शाम प्रवचन होते थे और उसके बाद वो ध्यान कराते थे। तो प्रवचन का तो मुझे कुछ स्मरण नहीं है कि क्या, लेकिन ध्यान का स्मरण है। वो कहते थे सीधे बैठ जाओ, गर्दन रीढ़ सीधी रखो, लेकिन तनावग्रस्त नहीं हो, रिलैक्स। सुबह का जो ध्यान होता था, फिर कहते थे आंख बंद कर लो, है ना, थोड़ी देर कहते थे भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है। फिर 2-3 मिनट कहते थे कि देखो सांस धीमी हो रही है, धीमी हो रही है, धीमी हो रही है। फिर कहते थे मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। इसको रिपीट करते थोड़ी देर तक। और फिर कहते थे एक स्वीकार भाव, जैसा है जो है। मान लो अभी सुबह का समय है ना, हवा में थोड़ी गर्मी है, वो ये मई जून का ही महीना रहा होगा, है ना। सूरज की किरणें आ गई, चेहरे पे कुनकुनी धूप लग रही है ना। इसको महसूस करो, फील द वार्मथ ऑफ सनरेज, है ना। पंछी आवाज़ कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी जंगल जैसा था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो खूब पंछी बोलते थे। तो कहते पंछी की आवाज़ को सुनो, जो है उसका स्वीकार, है ना। उस रेजिस्टेंस नहीं, लड़ो नहीं। समझो चेहरे पे आके मक्खी बैठ गई है, उसको उड़ाने की जल्दी नहीं करो, स्वीकार करो, है मक्खी है, कहाँ जाएगी, बैठेगी, कहीं तो बैठेगी, है ना। जस्ट एक्सेप्ट इट। भीतर से कोई रेजिस्टेंस ना हो, जैसा है हम उससे राजी हो जाएं तो हम उतने ही रिलैक्स हो जाएंगे। फिर कहते थे सुनो, गौर से सुनो, है ना। अब देखो पंछी भी नहीं बोल रहा, अब
वो इशारा करते थे कि अब अनाहत नाद की ध्वनि, जहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही। शाम को जो ध्यान कराते थे उसमें एक ही फ़र्क था, उसमें लेट के करने की कहते थे। सुबह बैठ के होता था, प्रोसेस वही थी, लेकिन लेट कर, ताकि नींद भी अगर लग जाए तो लग जाए। और एक्चुअली ये ध्यान वहाँ तो कहते थे, हमने सिखाया है आपको अब अपने कमरे में जाके, घर जाके करना है और सो जाना है करते करते। तो विधि वही थी, कुछ मिनट के लिए बॉडी रिलैक्स हो रही है, फिर सांस धीमी हो रही है, तीसरा मन शांत हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं, और चौथा हृदय में एक सर्व स्वीकार का भाव, ये दुनिया जैसी है मुझे स्वीकार है ना। इससे डीप रिलैक्सेशन आता है ना। और फिर उसके बाद पांचवी बात थी, गौर से सुनो, जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है सुनो। और सुनते 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 एक दिन अस्तित्व की ध्वनि ओंकार सुनाई देने लगेगी, ब्रह्म का नाद सुनाई देने लगेगा। तो ये ध्यान का प्रयोग मेरे को स्मरण है उस जमाने का। प्रवचन का तो याद नहीं है उन्होंने क्या सिखाया क्या समझाया। तो अब आपने जो पूछा उसका उत्तर मैं दूं। मैंने उनको गुरु की भांति देखा, है ना। उनकी तरफ से तो प्रेम और करुणा छोटे भाई की तरफ जैसी होती वैसी थी, है ना। लेकिन मैं उनको गुरु की भांति ही देखता था। हमको इनसे कुछ सीखना है, इनके पास कुछ है जो किसी के पास नहीं है, और वो पता चलता है उनके आनंद से, उनके प्रेम से, उनकी शांति से, है ना। सब लोग दुनिया में दुखी नज़र आते हैं, चिंतित नज़र आते हैं, इनको हमने कभी चिंतित नहीं देखा, कभी दुखी नहीं देखा, हर हाल में ये प्रसन्न रहते हैं। तो इनसे वो चीज़ लेनी है, ग्रहण करनी है, वो कैसे मिले, है ना। फिर मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने माला ग्रहण की, ओशो से संन्यास दीक्षा ली, है ना। फिर थोड़ा ध्यान करने की समझ भी आ गई, फिर ओशो की बताई विधियाँ करना शुरू की। प्रवचन, ऑडियो प्रवचन उस समय कैसेट में आते थे, तो फिर वो सुनना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बात पकड़ में आनी शुरू हुई। तो मेरी तरफ से मैं शिष्य हूँ उनकी तरफ से उन्होंने दोनों रोल निभाए, बड़े भाई का रोल भी निभाया और गुरु का रोल भी निभाया।